हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम अपना जो अरस्तू का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अरस्तू के न्याय के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और सा उनका जो संविधानवाद था, वो भी अच्छे से जाना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो उससे पहले आप जाके इन दोनों थियरी को अच्छे से समझिए। उसके बाद फिर आगे की थियरी को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आज हम अरस्तू का सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि समाज और राज्य को एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था मानता है। अरस्तू अ, वे इंसान को और समाज को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। उनके अनुसार मनुष्य और समाज एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। जहाँ पे समाज होगा, वहीं पे इंसान होगा और जहाँ पे इंसान होगा, वहीं पे समाज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अ, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। मनुष्य समाज में रहकर ही अपना विकास करता है। हम सभी सोसाइटी में रहकर ही अपना विकास करते हैं। मतलब समाज मनुष्य को आगे बढ़ाने में कैसे सपोर्ट करता है। अगर हमारे पास समाज ही ना हो तो हम सीख ही ना पाएँ कि जीवन को कैसे जीना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। तो इनका मेन कहना यही था कि जो समाज है और व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों को अलग नहीं कहा मतलब किया जा सकता है। अब आ जाते हैं, देखते हैं इनके सिद्धांत के मुख्य विचार क्या थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनका ये सिद्धांत कहता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। यानी जो इंसान है वो अकेले नहीं रह सकता है, उसे अपने जीवन को यापन करने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि समाज का प्राकृतिक विकास। अरस्तू के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का विकास इस क्रम में हुआ है। वो कहते हैं कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो आज से नहीं विकसित हुई है। इसका विकास कुछ इस तरीके से हुआ है कि पहले परिवार बना था, परिवार में कई सारे लोग रहे होंगे और फिर उन परिवारों को मिलाकर ग्राम ग्राम बना और कई सारे ग्रामों या नगरों को मिलाकर राज्य या नगर बना और यही राज्य नगर मिलकर क्या करते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल सुरक्षा देना ही नहीं, बल्कि नैतिक जीवन, शिक्षा और अच्छे नागरिक बनाना राज्य का कार्य होता है। यानी हम जिस राज्य में रहते हैं, उसका उद्देश्य केवल जीवन जीना ही नहीं, जीने के बाद मर जाना। उसमें हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना है। उसके बाद एक इंसान को एक राष्ट्रीय नागरिक बनाना, जो राष्ट्र के हित में कार्य करे। तो ये सारे राज्य के उद्देश्य होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि समाज में अलग-अलग कार्य करने वाले लोग होते हैं। जैसे कोई प्राथमिक सेक्टर का काम करता है, कोई द्वितीयक, कोई तृतीयक। यानी अरस्तू के अनुसार समाज 3 वर्ग में बँटा था। पहला जो होता है वो किसान वर्ग होता है, दूसरा शासक वर्ग और तीसरा अ, पहला किसान वर्ग होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है, ये क्या बोलते हैं उन्हें? अरे क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय वर्ग जिनका कार्य होता है कि सुरक्षा, सिक्योरिटी को ध्यान रखना। और तीसरा हमारे शासक वर्ग होते हैं जो शासन करते हैं। तो उनका कहना था कि अगर हर इंसान, हर व्यक्ति अपने कार्य को सही तरीके से करे, तो व्यवस्था बनी रहेगी। यानी जो किसान है वो अपना खेती का काम करे और जो क्षत्रिय है वो अपनी सुरक्षा का काम करे और जो हमारा शासक है, वो समाज के कल्याण के लिए काम करे। तो उनकी उनके मतलब कहने का मतलब यही था कि हर इंसान अगर अपना-अपना काम सही ढंग से करता है, तो वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था क्या रहेगी? संतुलित रहेगी। उसके बाद अरस्तू के अनुसार मध्यम वर्ग मजबूत होगा तो समाज में स्थिरता बनी रहेगी। यानी मध्यम वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? हमारे जो सैनिक होते हैं और शासक होते हैं। सैनिक और शासक ही किसी भी देश समाज को बहुत ही ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं। सैनिक का कार्य होता है सुरक्षित समाज, सुरक्षित व्यवस्था, सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। जो कि शासक वर्ग होते हैं, ये समाज के नैतिक और भलाई भलाई के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए न्यायपूर्ण कानून और उनका पालन आवश्यक है। और ये पालन कैसे होगा? जब उस समाज में कोई न्यायप्रिय या दार्शनिक राजा होगा।
तो आई होप कि आपको अरस्तू की न्याय व्यवस्था का सिद्धांत समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।